नमस्कार, दोपहर के 12 बज गए हैं और वक्त हो गया है प्रहार का। प्रहार में सबसे पहले बात होगी राम मंदिर की। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच के लिए एसआईटी कल भी अयोध्या जाएगी। एसआईटी को 15 जुलाई तक अपनी फाइनल जांच रिपोर्ट सौंपनी है। बताया जा रहा है कि एसआईटी राम मंदिर में चढ़ावे की निगरानी के लिए एआई आधारित निगरानी सिस्टम डेवलप करने की सलाह दे सकती है, जिससे आगे किसी भी कीमत पर चढ़ावा चोरी जैसी घटना को ना अंजाम दिया जा सके। साथ ही एसआईटी जांच के बाद चढ़ावा चोरी रोकने और मंदिर को व्यवस्थित संचालन के लिए भी सुझाव देगा। 15 जुलाई को ये सुझाव पेश किए जाने हैं, रिपोर्ट आनी है और ये एसआईटी अपनी जांच को अंतिम रूप देने के लिए अयोध्या सोमवार को दोबारा पहुंच रही है। हमारी सहयोगी रुचि कुमार सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। रुचि जी, अंतरिम रिपोर्ट में 8 चोरों के बारे में एसआईटी ने बात की। अब फाइनल रिपोर्ट में इस चोरी से परे क्या-क्या एसआईटी के दायरे में है और क्या कुछ एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट में शामिल हो सकता है? 8 लोग तो गिरफ्तार हो गए हैं पवन, लेकिन जिस तरह से एसआईटी की जो प्राथमिक रिपोर्ट आई उससे ये साफ है कि ये सिर्फ ये 8 लोग चढ़ावा चोरी में शामिल नहीं थे और भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने चोरी की। और सिर्फ 80 लाख की चोरी नहीं हुई। जो रकम पुलिस के पास है, जो ट्रस्ट ने इन 6 लोगों के पास से जो 8 गिरफ्तार हुए उनमें से 6 के पास से बरामद करके पुलिस को सौंपी थी। तो जो एसआईटी की पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट आएगी उसमें और कुछ नाम भी आ सकते हैं और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। और जब आप प्राथमिक रिपोर्ट देखेंगे तो उसके आखिरी पन्ने पे जो आखिरी लाइन है उसमें ये लिखा हुआ है कि कुछ सुझाव दिए जाएंगे कि बेहतर वहाँ पे व्यवस्था क्या हो। तो अभी तो वहाँ पे कुछ हुआ है, जैसे पवन, अभी तक वहाँ सिर्फ राम मंदिर परिसर में एक कंट्रोल रूम था। उससे पूरे मंदिर की कंट्रोल रूम की सब जगह की सीसीटीवी फुटेज की निगरानी हो रही थी। लेकिन अब जब ये चढ़ावा चोरी का मामला आया तो एक कंट्रोल रूम अलग से बना दिया गया है जो सिर्फ ये जहाँ पे काउंटिंग हो रही है उस पर निगरानी रखता है। 4 लोगों की ड्यूटी लगा दी गई है। पहले 2 शिफ्ट में काउंटिंग होती थी, अब 1 शिफ्ट में काउंटिंग हो रही है। तो बहुत सारे नियम, ड्रेस कोड का पालन हो रहा है वहाँ पे। तो अब जब फाइनल रिपोर्ट आएगी तो ऐसा कहा जा रहा है कि क्योंकि जो एआई कैमरे होते हैं वो काफ़ी हाईटेक होते हैं। आपने देखा कि महाकुंभ में भी उनका इस्तेमाल हुआ। अभी यूपी टेट के जो इम्तिहान हुए यूपी में उसमें वो कैमरे लगाए गए और कई मुन्ना भाई उन्हीं कैमरों के ज़रिए पकड़े गए। तो अगर एआई कैमरे वहाँ पे लगा दिए जाएंगे तो कोई भी जो काउंटिंग कर रहा है, कोई संदिग्ध उसकी गतिविधि दिखेगी या पैसा रखते हुए दिखेगा तो फौरन एआई कैमरे जो है अलार्म दे देते हैं कंट्रोल रूम को, यानी आप अलर्ट हो सकते हैं। तो एआई कैमरों का इस्तेमाल हो ऐसी सिफारिश की जा सकती है, क्योंकि कोशिश तो पवन यही है ना कि जो हो गया, जो चढ़ावा चोरी हो गई, अब आगे इस तरह की चोरी दोबारा ना हो, कोई भी इस तरह का काम ना कर पाए। तो जो ये पूरे उसमें आपने देखा पूरे प्रकरण में सबसे बड़ी बात क्या थी कि लापरवाही की बात थी, निगरानी की कमी थी। तो ये निगरानी किस तरह से रखी जाए इस पर बहुत ज़्यादा जोर है और एसआईटी भी इस पर कुछ सिफारिश कर सकती है। ट्रस्ट का भी कहना है कि अब जब पूरा नया सिस्टम बनेगा तो ये भी कोशिश होगी कि जो भी कमियां पहले रह गई थी, जो गलतियां पहले हुई, उनसे सबक लेकर गलतियों से आगे इस तरह सबक लिया जाए। रुचि जी, आप हमारे साथ बने रहिए। आपको बता दें कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के खुलासे के बाद अब ट्रस्ट में सीईओ की नियुक्ति की प्रक्रिया तेज हो गई है। कल सीईओ चयन समिति की पहली बैठक हुई जिसमें सीईओ के लिए उम्मीदवारों के आवेदन मांगे गए हैं। उम्मीदवार 18 जुलाई की शाम 4 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। सीईओ बनने के लिए कई शर्तें रखी गई हैं। उम्मीदवारों को 20 साल का अनुभव होना जरूरी है। उम्मीदवार हिंदू धर्म से होना चाहिए, प्रैक्टिसिंग हिंदू होना चाहिए। सीईओ का कार्यकाल 3 साल का रखा गया है, जो आगे प्रदर्शन के आधार पर बढ़ाया भी जा सकता है। सीईओ के लिए प्रशासन और फाइनेंस के साथ साथ आईटी और सुरक्षा की समझ होना जरूरी है। साथ ही चयन समिति ने 15 पॉइंट में सीईओ के कामकाज को भी बताया है। स्कोप ऑफ वर्क को डिफाइन किया गया है। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा का सीईओ की नियुक्ति पर क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। जो ट्रस्ट होगा उसके अधीन ही सीईओ होगा, वो स्वतंत्र नहीं है, वो ट्रस्ट के अधीन कार्य करेगा। तो जैसे आज इतने सारे लोग कार्य कर रहे हैं,
इंजीनियर कार्य कर रहे हैं, वैसे ही सीईओ भी कार्य करेगा। तो सीईओ का मतलब यह नहीं होगा कि ट्रस्ट के ऊपर होगा, वो ट्रस्ट के अधीन रहकर काम करेगा और अब सीईओ की तलाश हो रही है। राम मंदिर के बाद बात बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी केस की। चढ़ावा हेरफेरी मामले में बद्री केदार मंदिर समिति की ओर से गठित 4 सदस्यीय टीम की जांच पूरी हो गई है। जांच टीम ने सोमवार को रिपोर्ट सौंपेगी। मंदिर के कर्मचारी प्रमोद नौटियाल के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। प्रमोद नौटियाल के 5 दिन में 8 बार सोने चांदी की दान वस्तुओं व चढ़ावे में हेरा फेरी करने की पुष्टि हुई है। वहीं इस मामले में जांच कर रही एसआईटी ने 2 जुलाई की सीसीटीवी फुटेज भी अपने कब्जे में ली है और मंदिर समिति से 3 साल पुराने रिकॉर्ड मांगे हैं। मंदिर के कर्मचारियों से एसआईटी ने पूछताछ भी की है। आज भी एसआईटी की टीम जांच के लिए बद्रीनाथ मंदिर पहुंच चुकी है। और अब बात पंजाब में कांग्रेस की अंदरूनी कलह की, जो राहुल गांधी और आला कमान के लिए नया सिरदर्द बन गई है। पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में खुद ही आपस में अंतर्द्वंद नजर आ रहा है। पंजाब कांग्रेस 2 गुटों में बटी हुई दिख रही है। एक गुट पूर्व सीएम चन्नी के साथ है, वहीं दूसरा गुट अध्यक्ष राजा वडिंग के साथ खड़ा है। शनिवार को प्रदेश कांग्रेस प्रभारी भूपेश बघेल ने नाराज नेताओं के साथ बैठक की। भूपेश बघेल ने नेताओं को मनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन नाराजगी ऐसी कि नेता झुकने के लिए तैयार नहीं। बैठक में शामिल कई वरिष्ठ नेताओं ने एक बार फिर राजा वडिंग को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए जाने की मांग दोहराई। साथ ही चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री का फेस प्रोजेक्ट करने की भी मांग रखी। बैठक में चरणजीत सिंह चन्नी और सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा भी मौजूद रहे। चंडीगढ़ में बागी गुट से 2 घंटे चली मीटिंग के दौरान माहौल गरमाया रहा। 3 सांसदों और 9 विधायकों वाले बागी गुट ने साफ कर दिया कि वो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष राजा वडिंग की अगुवाई में काम नहीं कर सकते। सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने साफ किया कि पंजाब में कॉम्प्रोमाइज लीडर नहीं चलेगा। वो काम करना कि पंजाब के कांग्रेस ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖ ਦਿਓ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬੈਠੀ ਆ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ। ਸਾਨੂੰ ਠੋਕ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਲੀਡਰ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਲੀਡਰ नहीं जरूर। चन्नी रंधावा गुट ने भूपेश बघेल के साथ हुई मीटिंग में साफ कर दिया है कि 2 ही शर्तों पर विवाद सुलझ सकता है। 2 शर्तें क्या हैं? पहली शर्त है राजा वडिंग को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाया जाए। वो अध्यक्ष पद जो आला कमान ने तय किया है, वो अध्यक्ष पद जो पीछे कांग्रेस को संभालता है। दूसरी मांग है चरणजीत चन्नी को सीएम फेस को सीधे तौर पर प्रोजेक्ट किया जाए। यानी आला कमान के सामने स्पष्ट तौर पर शर्त रख दी गई है और इस शर्त से बागी गुट पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। जो भी बैठक हुई, शर्त यह भी रखी गई कि कांग्रेस दफ्तर में नहीं होगी, क्योंकि वहां अध्यक्ष राजा वडिंग है और बैठक अलग गुट पर हुई। ये 2 मांगों को लेकर अब पूरा विवाद है। अब यह तय होगा कि आला कमान इन 2 मांगों पर क्या रुख अपनाता है। कंप्रोमाइज लीडर उन्होंने नाम लिया, नाम तो नहीं लिया। अगर नाम नहीं लिया तो फिर तुसी ये क्यों कह रहे हो कि कंप्रोमाइज लीडर? तुसी मेरे वाल क्यों इशारा कर रहे हो? सुखजिंदर सिंह रंधावा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कोई भी स्लीपर सेल पार्टी दे विच कंप्रोमाइज लीडर नहीं होना चाहिए। कईयां दे दोष लगदे कि वो बीजेपी दे लीडरां नूं मिलदे है, कईयां दे दोष लगदे कि वो उत्तर प्रदेश दे किसी लीडर नूं मिलदे है, कईयां दे दोष लगदे वो झाड़ू दे लीडरां नूं मिलदे। बिल्कुल ही इज 100% करेक्ट कि स्लीपर सेल ते कंप्रोमाइज लीडर पंजाब नूं बिल्कुल नहीं चाहिए।
कॉम्प्रोमाइज लीडर नहीं चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि पंजाब कांग्रेस में आखिर कॉम्प्रोमाइज लीडर है कौन? पंजाब में अभी आम आदमी पार्टी की सरकार है, राज्य में अगले साल चुनाव होना है, चन्नी गुट की तल्ख तेवर हैं और आगे क्या होगा इसको लेकर सबसे बड़ा सवाल है। वडिंग की अगुवाई में काम नहीं कर सकते, बागी गुट ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि हम इनके साथ काम नहीं करेंगे। हाईकमान नई नियुक्ति वाले फैसले पर तुरंत विचार करे, यह कहा जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ सवाल इस बात को लेकर है कि आगे क्या होगा। आगे बघेल ने चन्नी गुट को दरकिनार ना किए जाने का आश्वासन दिया है। आलाकमान कलह पर अंतिम फैसला लेगा, यह कहकर वो गए हैं। उन्होंने कहा है कि आलाकमान तक बागी गुट की शिकायतों को, ऑब्जेक्शंस को पहुंचा दिया जाएगा। यानी कुल मिलाकर फिलहाल जो प्रभारी पहुंचे वो सबका फीडबैक लेकर वापस दिल्ली लौट रहे हैं। परिवार ये हमारा पार्टी है, वो आंतरिक लोकतंत्र है, अपनी बात कहने का सबको अधिकार है। और जहाँ तक के जो कमेटी बनी है और हाई कमान ने फैसला किया है उसमें कोई बदलाव नहीं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। कोई कंप्रोमाइज नेता नहीं चलेगा, इस बात की जिम्मेदारी मेरी है। कोई नेता यदि कंप्रोमाइज हो जाएगा बीजेपी से, आम आदमी पार्टी से और किसी दल से, वो कैसे चलेगा? पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि पार्टी नेतृत्व पंजाब के कार्यकर्ताओं की उम्मीदों के मुताबिक ही फैसला लेगा। हमारा मकसद जीतना है और जीत पॉपुलर फेस ही सकता है, नंबर 1। नंबर 2, उनका ये कहना था कि जो आपकी डिमांड्स आपने मेरे पास रखी वो वर्बेटिम वर्ड बाय वर्ड मैं ऊपर ले आऊँगा और उसका कुछ हल होगा तो ऊपर वाले निकाल कर मुझे बता देंगे और मैं आपको कन्वे कर दूंगा। सो मैं समझता हूँ विद इन अ वीक एवरीथिंग, जो भी पंजाब की एक्सपेक्टेशंस हैं, कांग्रेस के वर्कर्स की एक्सपेक्टेशंस हैं, उन्हीं सेंटिमेंट्स के मुताबिक ही फैसला होगा। पंजाब के बाद अब बात मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में बीजेपी की अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई है। वजह बनी दतिया उपचुनाव, जहां नरोत्तम मिश्रा का टिकट फाइनल माना जा रहा था, लेकिन ऐन मौके पर उनका टिकट कट गया तो भारी बवाल हुआ, जगह जगह दंगल शुरू हो गया। लेकिन कल देर शाम इस पर विराम लग गया और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि नरोत्तम मिश्रा ने सीएम मोहन यादव से मुलाकात की। दतिया में चल रहे बवाल को लेकर दोनों के बीच चर्चा हुई। मीटिंग के बाद नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सब ठीक है, दतिया उपचुनाव जीतना मकसद है, समर्थकों में कोई नाराजगी नहीं है और मैं बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के नामांकन में शामिल होऊंगा। यह बड़ी बात आ रही है। तल्ख तेवर के बाद अब नरोत्तम मिश्रा के तेवर नर्म होते दिखाई दिए हैं सीएम मोहन यादव से मुलाकात के बाद। तो क्या यह माना जाए कि आशुतोष पर बीजेपी समर्थकों का असंतोष खत्म हो गया है? दतिया से नरोत्तम मिश्रा बीजेपी के प्रबल दावेदार थे। उन्होंने चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन अचानक पार्टी ने आशुतोष तिवारी को प्रत्याशी बना दिया, जिसके बाद नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने बवाल कर दिया। सड़क हाईवे सब जाम कर दिया, पुलिस पर पथराव हुआ, मानो दतिया जंग का मैदान बन गई। इस बीच सबसे बड़ा डेवलपमेंट तब हुआ जब नरोत्तम मिश्रा भोपाल पहुंचे और सीएम मोहन यादव से मिले। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी वहां मौजूद रहे। आखिर क्या कहा, सुनिए जरा। क्या कुछ जो है बातचीत हुई है आपकी? जो है बहुत सारगर्भित बात हुई, बहुत अच्छी बात हुई। दतिया को जिताने की बात हुई, दतिया जीतने की बात हुई। दतिया हम जीत रहे, जीतेंगे। जो आपके समर्थक से कुछ कहना चाहेंगे? आप समर्थक से क्या? मैं कह चुका हूं उनको, सभी धैर्य का परिचय दें, शांति का परिचय दें और धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है। नामांकन में आप शामिल? मैं निश्चित रूप से जाऊंगा। कब पहुंचेंगे फिर? परसों। धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है। दतिया में 30 जुलाई को वोटिंग होगी। 13 जुलाई को नामांकन करने की आखिरी तारीख है। 3 अगस्त को नतीजे आएंगे। बीजेपी के लिए राहत की बात है कि नरोत्तम मिश्रा ने अपने नए तेवर नरम कर लिए हैं। आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाए जाने का समर्थन करने का ऐलान किया है। पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने टिकट कटने के बाद दतिया में हिंसक प्रदर्शन किए थे, जिसके बाद उन्हें भोपाल तलब किया गया। सीएम मोहन यादव के साथ बैठक के बाद नरोत्तम मिश्रा ने पार्टी के फैसले को स्वीकार कर लिया।
नरोत्तम मिश्रा चुनाव लड़ने की तैयारी में थे। बुधवार को उन्होंने नामांकन फॉर्म भी खरीद लिया था। ऐन मौके पर उनका टिकट कट गया, जिसके बाद उनके समर्थक गुस्से में आ गए। लड़ने की जब बात हुई तो बुधवार को नामांकन फॉर्म तक खरीद लिया गया था। ऐन मौके पर टिकट कटा, नरोत्तम मिश्रा भड़क उठे और जब उनके समर्थक सड़कों पर आए तो नरोत्तम मिश्रा चुप रहे। वो 12 घंटे की चुप्पी और उस दौरान 6 बार के विधायक नरोत्तम मिश्रा जब चुप थे तो सारा संगठन दतिया का बीजेपी के मुख्यालय में बवाल कर रहा था। 3 बार लगातार जीत चुके हैं, लेकिन पिछली बार एक नजदीकी मुकाबले में 7000 वोट से हारे थे। आशुतोष तिवारी को अब की बार उम्मीदवार बनाया गया है। संघ से आने वाले आशुतोष तिवारी हैं, लेकिन अब बातचीत के बाद नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि सब ठीक हो रहा है और सब बातें ठीक होंगी। हालांकि प्रदेश आलाकमान की तरफ से कहा गया है कि जो भी इस्तीफे हुए हैं वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल का भी इस बारे में एक बयान आया है। हेमंत खंडेलवाल ने कहा है कि नरोत्तम मिश्रा हमारे सम्मानित नेता हैं, हम उनके मार्गदर्शन में ही दतिया का चुनाव भारी मतों से जीतेंगे। हेमंत खंडेलवाल ने यह भी कहा कि कुछ लोगों ने भावावेश में आकर इस्तीफा दिया है, लेकिन संगठन ने फैसला किया है कि किसी भी कार्यकर्ता का इस्तीफा स्वीकार नहीं होगा। दतिया उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने आशुतोष तिवारी जी को उम्मीदवार बनाया है। वहां पे कुछ लोगों ने भावावेश में इस्तीफे दिए हैं, ऐसा मेरी जानकारी में आया है। मुझे कोई भी इस्तीफा नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी संगठन ने तय किया है कि हम किसी भी कार्यकर्ता का इस्तीफा स्वीकार नहीं करेंगे और हमारे वरिष्ठ नेता नरोत्तम मिश्रा जी, जो हमारी पार्टी के सम्मानित नेता हैं, उनके मार्गदर्शन में हम दतिया चुनाव भारी बहुमत से जीतेंगे। और अब बात जम्मू कश्मीर की, जहां मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की गई। विधायकों को 20 से 30 करोड़ का ऑफर और मंत्री पद का लालच दिया गया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उनके विधायक ने ही बताया कि ऑफर में पूर्ण राज्य का दर्जा देने की भी बात शामिल है। दोबारा नेशनल कॉन्फ्रेंस को तोड़ने की कोशिश की जा रही है और आज जहां आपके पैसों की लालच नहीं चली, जहां आपकी मिनिस्ट्रियों की लालच नहीं चली, वहां आप बंद कमरे में मेरे एमएलए को कह रहे हो आओ हमारे साथ, आप जब आओगे तो हम आपको रियासत देंगे। अल्लाह गवाह है, अगर मेरे जम्मू के एक एमएलए ने मुझे कमरे में आके ये बात नहीं कही हो। सुप्रीम कोर्ट का बीजेपी का एक ओहदेदार, सुप्रीम कोर्ट का वकील, बीजेपी का ओहदेदार मेरे एक जम्मू के एमएलए को बंद कमरे में कहता है हम 20 से 30 करोड़ एक मिनिस्ट्री और रियासत का दर्जा, आप हमारे साथ चलो। उनको लगता है कि इन लोगों का ईमान इतना सस्ता है। देखिए यहां स्टेज पे एक भी आपको नजर नहीं आएगा जो 20 करोड़ में क्या 100 करोड़ में अपनी ईमान बेचने के लिए तैयार होगा। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बयान पर कड़ा पलटवार किया है। बीजेपी ने उमर अब्दुल्ला के आरोपों को बेहद गैर जिम्मेदाराना और बेबुनियाद बताया। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने सीधे तौर पर कहा कि या तो उमर अब्दुल्ला सबूत दें या फिर माफी मांगे। कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी ने एक बेहद ही गैर जिम्मेदाराना और निंदनीय बयान दिया है, जब उन्होंने बगैर किसी तथ्य के आधार पर यह अनर्गल आरोप लगाने का प्रयास किया कि भारतीय जनता पार्टी उनकी पार्टी के विधायकों को तोड़ने का प्रयास कर रही है। भाजपा की जम्मू कश्मीर इकाई ने इस वक्तव्य की तीव्र निंदा करते हुए उनसे सीधे सीधे कहा है
कि या तो वो सबूत प्रस्तुत करे अथवा वो माफी मांगे। वास्तविकता यह है कि जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार की अक्षमता, अकर्मण्यता और कुशासन को छिपाने के लिए और इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार का अनर्गल आरोप जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री श्री उमर अब्दुल्ला जी ने लगाया है। बीजेपी के सख्त रुख के बाद भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला के दावे को सच बता रही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि उमर अब्दुल्ला बेबुनियाद आरोप लगाकर अपनी नाकामी को छिपा रहे हैं। अगर उनके पास आरोपों को लेकर कोई प्रूफ है तो जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने रखें। उमर साहब उन लीडरों में से लीडर नहीं जो झूठ मारते हैं। उमर साहब जो बात कहते हैं पहले उसके पूरा फैक्ट्स तक जाते हैं, फिर उमर साहब बयान देते हैं। और उमर साहब का ये जो बयान आया है, ये बयान जम्मू कश्मीर के लोगों को सोचने को मजबूर करेगा कि बीजेपी क्या चाहती है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए आइन के मुताबिक ये इलेक्शन जम्मू कश्मीर में हुए हैं और जम्मू कश्मीर में जो पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सरकार उमर अब्दुल्ला सरकार बनी है, ये नॉमिनेटेड नहीं है, ये इलेक्टेड है और लोगों ने चुन के भेजा और अपने आइन में के नीचे चुन के भेजा है। और आज जब बीजेपी पे हमने ये सवाल खड़ा किया है तो कहीं ना कहीं कोई सच्चाई तो है। हाँ, अब चोर खुद थोड़ा कहेगा मैं चोरी करता हूं, तो अब चोर मचाए शोर, बीजेपी का हाल वही है। बहुत ही भ्रामक और विवादास्पद बयान दिया है। 20-30 करोड़ में एमएलएस को लेकर सरकार गिराने का जो बयान उमर अब्दुल्ला साहब ने दिया है वो आधारहीन है, बेबुनियाद आरोप लगाया है उन्होंने। उमर अब्दुल्ला साहब के पास कोई सबूत है तो उन्हें जनता के सामने वो सबूत रखने चाहिए। किसी भी प्रकार के बेबुनियाद आरोप नहीं लगाने चाहिए। भारत सरकार, मोदी जी की सरकार ने हमेशा जम्मू कश्मीर की मदद की है। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से है। चंदा चोरी के खिलाफ केजरीवाल सुंदरकांड पाठ कर रहे हैं। दिल्ली के रोहिणी में केजरीवाल सुंदरकांड पढ़ रहे हैं। पत्नी सुनीता केजरीवाल भी उनके साथ हैं। अब से थोड़ी देर बाद सिग्नेचर कैंपेन शुरू करेंगे। पीएम मोदी के नाम आम आदमी पार्टी सिग्नेचर कैंपेन शुरू करने जा रही है, जिसकी शुरुआत अरविंद केजरीवाल करते हुए नजर आएंगे। तो देखिए, राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर अब अरविंद केजरीवाल जमीन पर उतर गए हैं और शुरुआत की है सुंदरकांड पाठ के साथ, जिसमें उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी उनके साथ मौजूद हैं। और अब चंदा चोरी को लेकर एक पॉलिटिकल मुहिम शुरू करने जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल। चंदा चोरों के खिलाफ केजरीवाल कैंपेन करेंगे और सिग्नेचर कैंपेन शुरू करने जा रहे हैं, यानी अपने कार्यकर्ताओं से एक बार फिर सुंदरकांड और राम मंदिर चंदा चोरी के बहाने अरविंद केजरीवाल संपर्क करने की कोशिश करेंगे। यह पहली बार है जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली में अपने कार्यकर्ताओं से, अपने वोटर से रूबरू होते हुए नजर आए हैं। इससे पहले अरविंद केजरीवाल पंजाब पर लगातार फोकस कर रहे थे, लेकिन जैसे ही राम मंदिर का मामला आया, अरविंद केजरीवाल एक बार फिर वापस दिल्ली में हैं और इस तरह के किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में पहली बार अरविंद केजरीवाल दिखाई दे रहे हैं। मकसद है बीजेपी को राम मंदिर के मुद्दे पर घेरना। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई ने संदेश दिया है कि अपने पिता अली खामेनेई की मौत का बदला लेने की बात साफ है। मुस्तफा ने कहा है कि पूरा ईरान यही चाहता है। ट्रंप ने कहा है कि अगर उनकी हत्या की कोशिश भी हुई तो ईरान पर 1000 मिसाइल से हमला किया जाएगा। अगर उससे भी ईरान काबू में नहीं आया तो 1000 मिसाइलों का और ज्यादा स्टॉक तैयार है। हॉर्मुज़ खोलने के लिए ईरान को अल्टीमेटम अमेरिका ने दे दिया है। ईरान ने युद्ध खत्म करने की नई शर्तें भी रख दी हैं। अमेरिका से $400 बिलियन की मांग की गई है। ईरान अमेरिका के बीच बढ़ती तनातनी से खाड़ी देशों में टेंशन बढ़ चुकी है। क्या युद्ध का फैसला अब मिसाइलों से होगा? फुल डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। ईरान के पास हॉर्मुज़ खोलने के लिए सिर्फ 16 घंटे हैं।
अगर ईरान ने हॉर्मुज नहीं खोला तो ट्रंप तबाही मचा देंगे। ट्रंप के ऑर्डर पर 1000 मिसाइलें हमले के लिए तैयार हैं। मुस्तफा ने अगर ट्रंप को मारने की कोशिश की तो ईरान का संपूर्ण विनाश कर देंगे। ट्रंप ईरान पर इतने बम मारेंगे जितने पहले कभी नहीं मारे गए। ईरान के किल द ट्रंप वाले स्लोगन को अमेरिकी राष्ट्रपति ने बहुत सीरियस ले लिया है। ट्रंप ने एक ऐसे ऑर्डर पर साइन कर दिए हैं कि अगर अमेरिका के सिटिंग राष्ट्रपति पर ईरान हमला करता है, उन्हें मारने की जुर्रत करता है, तो अमेरिका की मिलिट्री ईरान में महातबाही मचा देगी। ट्रंप के ऑर्डर पर अमेरिका की 1000 मिसाइलें तैयार हैं। ईरान में इस्लामिक रिजीम का कोई दफ्तर, कोई नेता नहीं बचेगा। अगर दुश्मन गहरे से गहरे बंकर में भी बच गया तो 1000 और मिसाइलों से अमेरिका हमले करेगा। ईरान पर मिसाइलें तब तक गिराएगा जब तक तेहरान में महाविनाश नहीं हो जाता। सबसे बड़ी बात, ये मिसाइल हमले सिर्फ अरब सागर में तैनात जंगी बेड़ों से नहीं होंगे। ये हमले सिर्फ अमेरिका के मिडिल ईस्ट में मौजूद 19 बेस से नहीं होंगे। ये हमले पूरी दुनिया में जहां भी अमेरिका के हथियार तैनात हैं, वहां से होंगे। ट्रंप 28 फरवरी से शुरू युद्ध में महाविनाश की धमकी 32 बार दे चुके हैं। 7 अप्रैल को ट्रंप ने कहा था, आज रात एक पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी। 2 अप्रैल को ट्रंप ने कहा, ईरान को पाषाण काल में पहुंचा देंगे। 21 मार्च को ट्रंप ने कहा था, अगर ईरान ने हॉर्मुज नहीं खोला तो उसे नेस्तो नाबूद कर देंगे। 10 जुलाई को ट्रंप ने कहा था, आज रात ईरान के सभी पुलों को तबाह कर देंगे। ट्रंप ने इस बार धमकी दी है, 1000 मिसाइलें लॉक एंड लोडेड हैं, निशाने पर ईरान है। अगर ईरान ने ट्रंप पर हमले की गुस्ताखी की तो एक साथ 1000 मिसाइलें कहर बनकर टूट पड़ेंगी, पूरे ईरान को तबाह कर देंगी। ईरान अमेरिका युद्ध के 133 दिन हो चुके हैं। 60 दिन का सीज फायर टूट चुका है। युद्ध में अमेरिका 1000 से ज्यादा टॉम हॉक मिसाइलें खर्च कर चुका है। एक टॉम हॉक मिसाइल की कीमत करीब $36 लाख है। अमेरिका 1100 से ज्यादा जैसम-ई-आर, जिन्हें ज्वाइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइल एक्सटेंडेड रेंज कहा जाता है, वो चला चुका है। अमेरिका के पास इनका कुल स्टॉक करीब 1500 का है। अमेरिका 75% स्टॉक पहले ही खत्म कर चुका है। ट्रंप युद्ध में अब तक 1200 से ज्यादा पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलें खर्च कर चुके हैं। एक पैट्रियट मिसाइल की कीमत करीब $40 लाख है। युद्ध के पहले ही राउंड में अमेरिका करीब $25 अरब फूंक चुका है। ट्रंप के आदेश पर अमेरिका अपनी धरती से ईरान पर मिसाइल अटैक कर महाविनाश कर सकता है। उसे मिडिल ईस्ट या गुआम जैसे बेस पर जाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए अमेरिका की मिनटमैन 3 मिसाइल ही काफी है, जो एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। मिनटमैन 3 को जमीन से लॉन्च किया जा सकता है।
अमेरिका से तेहरान की दूरी करीब 10,000 किलोमीटर है। अमेरिका की मिनटमैन 3 मिसाइल सिर्फ 25 से 30 मिनट में तेहरान को भस्म कर सकती है। ट्रंप की मिनटमैन 3 मिसाइल 13,000 किलोमीटर तक परमाणु हथियार गिरा सकती है। यह 28,200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरती है। एक बार में कई परमाणु हथियारों को ले जाकर अंतरिक्ष से ईरान के कई शहरों में गिराकर महातबाही मचा सकती है। मिनटमैन 3 ठोस ईंधन से चलने की वजह से तुरंत लॉन्च की जा सकती है। ट्रंप की धमकियों को मोस्तफा ने हवा में उड़ा दिया है। कोम शहर में खामेनेई की याद में हुई श्रद्धांजलि सभा में मोस्तफा का संदेश पढ़ा गया। मैं अपने पिता के बेगुनाह खून का बदला जरूर लूंगा। बदला ही हमारे देश की भी इच्छा है। ईरान अमेरिका में एमओयू साइन होने के बाद ट्रंप की युद्ध कला बदल गई है। टारगेट चेंज हो गए हैं। पहले राउंड में टारगेट इस्लामिक रिजीम के अड्डे थे। पहले ही दिन खामेनेई के अड्डे को उड़ाकर अमेरिका ने युद्ध की शुरुआत की थी। फिर तेल डिपो पर हमले हुए। ईरान ने हॉर्मुज पर बारूद बरसाया। दूसरे राउंड में टारगेट पूरी तरह से बदल गए हैं। अब चाबहार से बुशर और बंदर अब्बास तक अमेरिका ने तबाही मचाई है। अमेरिका ने चीन और रूस जाने वाले रेल और सड़क मार्गों पर हमले किए हैं। हॉर्मुज में चलने वाली छोटी अटैक बोट्स को निशाना बनाया है। हॉर्मुज के आसपास ईरान के द्वीपों पर बमबारी की है। ये वही संसाधन है ईरान जिनका इस्तेमाल हॉर्मुज में जहाजों से टोल वसूलने के लिए करता है। अमेरिका ने अब ईरान को एक दिन की सशर्त मोहलत दी है। ईरान एक दिन में हॉर्मुज खोलने का ऐलान करे, सबके लिए टोल फ्री रूट की मुनादी करे और अपनी गलती माने कि हॉर्मुज में जहाजों पर हमला उसकी गलती थी। मगर ईरान झुकने को तैयार नहीं है। पीस डील में ईरानी वार्ताकार टीम के हेड कालिबाफ कह रहे हैं कि चाहे जो हो जाए ईरान सरेंडर नहीं करेगा। सेंटकॉम ने दावा किया है कि हॉर्मुज में अब ईरान का कंट्रोल नहीं है। हॉर्मुज से जाने वाले जहाजों को अमेरिका पूरी सुरक्षा दे रहा है। हॉर्मुज से अब तक 800 कमर्शियल शिप गुजर चुके हैं। 38 करोड़ बैरल कच्चा तेल हॉर्मुज को पार कर चुका है। नाकेबंदी के डर से ईरान ने रातों रात 10 मिलियन बैरल कच्चा तेल समंदर में भेज दिया है। हम पड़ोसी देशों और अमेरिका के सहयोगियों को बताना चाहते हैं कि अब तक हमने पूरी तरह से संयम बरता था और पड़ोसी होने के नाते हमने कई बातों का ध्यान रखा था, लेकिन अब से हमारे संयम के समय पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अगर अमेरिका या उसका कोई भी साथी हमारी रेड लाइंस को पार करने की जुर्रत करता है तो हमारा जवाब सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वह इस क्षेत्र की सीमाओं के बहुत आगे तक जाएगा। हम अमेरिका और उसके सहयोगियों की बुनियादी ढांचों, तेल और गैस संपत्तियों को इस तरह से निशाना बनाएंगे और उन्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कि अमेरिका और उसके साथ आने वाले कई सालों तक तेल और गैस से वंचित रह जाएंगे। 24 घंटे में हॉर्मुज खोलने की धमकी मिलने के बाद ईरान ने हॉर्मुज में तैनाती बढ़ा दी है। क्रूज मिसाइलें और आत्मघाती ड्रोन तैनात कर दिए हैं। यूएन में अमेरिका ने इस मुद्दे को उठाते हुए आरोप लगाया है कि जो जहाज ओमान के रास्ते हॉर्मुज पार करने जाते हैं, ईरान उन पर अटैक करता है। ये यूएन की सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के खिलाफ है। Over the last week, Iran has taken actions that defy the substance and the spirit of the understanding established between our two countries. We have witnessed Iran deploy cruise missiles and UAVs, weapons that are restricted under these Security Council resolutions, against commercial vessels lawfully transiting Omani waters and infrastructure in Bahrain, Jordan, Kuwait, and Qatar. Iran's leaders have a historic opportunity to transform their country for their people. The decision is theirs. ईरान के काउंटर अटैक के इरादों को भांपकर अमेरिका ने हॉर्मुज और अरब सागर के आसपास 20 युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। इसमें 2 परमाणु संचालित एयरक्राफ्ट कैरियर भी हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन में इंटरसेप्टर और क्रूज मिसाइलें भर दी गई हैं। यूएसएस जॉर्ज बुश ने पोजीशन ले ली है। इससे अंदेशा बढ़ रहा है कि अमेरिका बहुत बड़ा हमला करने की फिराक में है।
हॉर्मुज का फैसला बम बारूद से होगा या कोई राजनीतिक समाधान निकलेगा, यह 24 घंटे में तय हो सकता है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची मस्कट पहुंचे हैं, जहां ओमान के साथ हॉर्मुज के एडमिनिस्ट्रेटिव और सिक्योरिटी सिस्टम को लेकर हाई लेवल मीटिंग की है। कतर के प्रधानमंत्री ने अमेरिका और ईरान दोनों को जहाजों की सुरक्षित आवाजाही बनाए रखने को कहा है। अब समझिए झगड़ा किस बात का है। पहला रास्ता सदर्न रूट कहलाता है, जो हॉर्मुज के दक्षिणी छोर से जाता है, ओमान और संयुक्त अरब अमीरात के करीब से होकर गुजरता है। दूसरा रास्ता नॉर्दर्न रूट कहलाता है, जो ईरान के जल क्षेत्र के करीब से होकर जाता है। सदर्न रूट को अभी तक सेफ माना जाता है, क्योंकि यहां बारूदी सुरंगें ना के बराबर है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र की समुद्री एजेंसी IMO ने ज्यादातर जहाजों को इसी रास्ते से निकलने की सलाह दी है। जो भी जहाज इस रास्ते से जाते हैं, उस पर ईरान की IRGC ड्रोन अटैक करती है। ईरान का दावा है कि यह वैकल्पिक मार्ग ही इस्लामाबाद मेमोरेंडम का उल्लंघन है। ईरान दावा करता है कि MOU में तय हुआ है कि हॉर्मुज पर कंट्रोल ईरान का ही होगा। Islamabad MOU responsibility for maritime navigation through the Strait of Hormuz, including its reopening and all necessary demining operations, rests exclusively with Iran. Any attempt by external actors to interfere with or establish parallel arrangement would violate the MOU, undermine its implementation, delay the restoration of normal commercial navigation, jeopardize maritime safety, and increase regional tensions. In light of the United States' persistent and ongoing violations of the international obligation, Iran recalls the responsibility of the Secretary General and Security Council under the UN Charter to maintain international peace and security. ट्रंप अगर 1000 मिसाइलें चलाते हैं तो मुस्तफा क्या करेगा? ईरान के पास मिसाइलों का कितना स्टॉक बचा है? अमेरिकी खुफिया एजेंसी के मुताबिक ईरान के पास 1500 से 2100 के बीच दागने के लिए तैयार मिसाइलों का जखीरा मौजूद है। अमेरिका के बंकर बस्टर बमों से तबाही मचाने के बावजूद ईरान ने मिसाइल स्टॉक का 70% हिस्सा रिकवर कर लिया है। अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी में बने लॉन्च पैड 90% ऑपरेशनल है। हॉर्मुज स्ट्रेट के पास 33 में से 30 मिसाइल ठिकाने पूरी तरह से एक्टिव हैं। अब सवाल उठता है कि इस बार मिसाइल युद्ध छिड़ा तो कौन भारी पड़ेगा? ईरान के पास मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलों की लंबी रेंज है। युद्ध के पहले दौर में इन मिसाइलों ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस पर भीषण तबाही मचाई थी। इजरायल के कई इलाकों को खंडहर कर दिया था। ईरान के पास खुर्रमशहर 4 जैसी बैलिस्टिक मिसाइल है, जो 2000 से 3000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। यह भारी वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। ईरान की सज्जल मिसाइल ठोस ईंधन से चलती है। यह 2000 किलोमीटर तक घातक असर डालती है। सज्जल मिसाइल रास्ता बदलते हुए चलती है, जिसकी वजह से इसे इंटरसेप्ट करना मुश्किल हो जाता है। ईरान की इमाद मिसाइल 1500 किलोमीटर तक मार करती है। ईरान की शहाब मिसाइल 2000 किलोमीटर तक जा सकती है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें युद्ध के पहले दौर में अपनी ताकत दिखा चुकी हैं। ईरान की हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में फतेह 2 सबसे घातक है। इसकी रफ्तार इतनी तेज है कि दुश्मन के रेडार जब तक इसे ट्रैक करते हैं, यह टारगेट पर पहुंच जाती है। ईरान की खैबर शेकन क्रूज मिसाइल ठोस ईंधन से चलती है। यह अपने सटीक निशाने के लिए जानी जाती है। 28 फरवरी को युद्ध का आगाज इजरायल और अमेरिका ने ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने के लिए किया था। यह मामला अब भी उलझा हुआ है। ईरान अपने परमाणु संयंत्रों की जांच अमेरिका और IAEA से कराने को राजी है। ईरान के पास 440 किलो यूरेनियम है, जो 60% तक एनरिच्ड है। इससे 10 परमाणु हथियार बनाए जा सकते हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका और इजरायल के डर से ईरान ने उन्हें 3 हिस्सों में बांट दिया है। एक हिस्सा इस्फहान में अंडरग्राउंड टनल में छुपा दिया गया है, जिसके एंट्री पॉइंट्स को बमबारी करके ईरान ने उड़ा दिया है। यह करीब 200 किलो तक का हो सकता है। दूसरा हिस्सा नतांज के पिकेक्स माउंटेन में छुपा कर रख दिया है, जहां ग्रेनाइट की पहाड़ियां हैं, जिन पर बंकर बस्टर बमों का भी कोई खास असर नहीं पड़ता। तीसरा हिस्सा फोर्डो में छुपाए जाने की आशंका है। ईरान के परमाणु प्रोग्राम के बारे में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को भी कोई खास जानकारी नहीं है।
the International Atomic Energy Agency indicated that it had not conducted any in-field verification activities under the Nuclear Non-Proliferation Treaty Safeguards Agreement. The agency also reported a significant deterioration in its situational awareness following the attacks against Iran by the United States and Israel that began on 28 February 2026. It had now lost continuity of knowledge across all of Iran's declared nuclear facilities. खाड़ी में इजरायल ही इकलौता ऐसा देश है जिसके पास परमाणु बम है। इजरायल नहीं चाहता कि ईरान जैसा कोई देश इस मामले में उसकी बराबरी करे। नेतन्याहू इसलिए कह रहे हैं कि युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। इजरायल को चाहे कुछ भी कीमत चुकानी पड़े, वो ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। ईरान का परमाणु छीनने के लिए इजरायल कभी भी नए हमले शुरू कर सकता है। युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। पुरानी चुनौतियों के साथ साथ नई चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। सत्ता के केंद्र बदलते रहते हैं। हम इस पर अपनी राय रखते हैं। हम हर स्थिति के लिए तैयार हैं और हम एक बात जानते हैं, हमें हमेशा अपने दुश्मनों से ज्यादा मजबूत रहना होगा। ईरान ने युद्ध खत्म कर डील मानने के लिए एक नई शर्त थोप दी है। अमेरिका पहले ईरान को $400 बिलियन दे। ईरान ये रकम अमेरिका से युद्ध की भरपाई के लिए मांग रहा है। ट्रंप ने इस मांग को खारिज कर दिया है। दरअसल $400 बिलियन का फंड 1979 की इस्लामिक क्रांति से पहले का है, जब पहलवी शासकों ने अमेरिकी लड़ाकू विमान खरीदने और सैन्य साजो सामान खरीदने के लिए यह रकम अमेरिका में जमा की थी। इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान से संबंध बिगड़ने पर अमेरिका ने इस रकम को जब्त कर लिया था। ईरान अगर ट्रंप की सभी शर्तें मान लेता है तो अमेरिका $24 बिलियन डिफ्रीज करा सकता है। इसके अलावा $300 बिलियन का एक और फंड दे सकता है। वहीं ट्रंप की धमकियों का मजाक अमेरिकी उड़ा रहे, क्योंकि धमकी देने के बाद जैसे ईरान थोड़ा झुकता है, ट्रंप उसकी तारीफें करने लगते हैं। अमेरिकियों को लगता है कि ट्रंप की धमकियों को ईरान समझ गया है कि यह दबाव बनाने की टैक्टिक के सिवा कुछ नहीं है। युद्ध के बाद अब बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की, जो कि राजधानी दिल्ली से है। पुलिस का एक बड़ा एक्शन हुआ है। दिल्ली पुलिस के रोहिणी जिला स्पेशल स्टाफ ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े 3 शूटर्स को अरेस्ट कर लिया। तीनों शूटर दिल्ली में बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। ये शूटर्स टारगेट किलिंग की प्लानिंग कर रहे थे। रोहिणी स्पेशल स्टाफ को इसकी जानकारी मिली थी, जिसके बाद इन्हें ट्रैक किया जा रहा और इन शूटर्स को विदेश में बैठे नेटवर्क के जरिए जानकारी मिल रही थी, जिसके बाद इन्हें वारदात को अंजाम देना था। गिरफ्तार किए गए तीनों शूटर दिल्ली में कई वारदातों में पहले से ही वांटेड थे और इससे पहले भी टारगेट करके फायरिंग की वारदात को अंजाम दे चुके थे। और इस वक्त दिल्ली पुलिस की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। सीधा आपको वहीं ले जाते हैं। जो मैंने बताया, एक शिव गोविंद और दूसरा विवेक यादव, जो कि आजमगढ़ का रहने वाला है, और शिव गोविंद जो कि तुगलकाबाद का रहने वाला है। इनको हायर किया और इस काम के लिए जो है इनको टारगेट दिया रेकी का, प्लस जो है इसको टारगेट करके किलिंग का। ये पूछताछ में बात सामने आई। मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि शिव गोविंद जो है उस पर पहले एक केस रहा है, उसमें एक रेप का केस इस पे रहा है शिव गोविंद पर। और अभिनव अलियास आकाश अलियास मोटा, इसके ऊपर जो है एक सेंसेशनल मर्डर केस था जीके में 2024 में ग्रेटर कैलाश में, जिसमें जो डिजीज था उसमें नादिर शाह था, उसमें जिम का एक मर्डर हुआ था 2024 में। उसमें भी ये एक एक्यूज था उसमें से, और ये जेल में भी रह के आया। तो इसी साल ये जेल से छूट के आया है मई के महीने में। इसकी जो है जान पहचान इससे शिव गोविंद से जेल में जान पहचान हुई और उस जरिए दोनों इनका आपस में जो है इनका कनेक्शन डेवलप हुआ। और उस आधार पे जो है अभिनव सिंह अलियास मोटा अलियास आकाश ने इन दोनों को रिक्रूट किया था पैसे के लिए, और ये रेकी करने के लिए इसने लॉजिस्टिक्स भी अरेंज कराए इसने, और इनको बुला के इनको जो है अलग अलग होटल्स में ठहरवाया भी है इन्होंने इस दौरान, इन दोनों को अलग अलग होटल में। और जो कि अभी हमारी ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। इसमें जो है ये बात देखने में ये भी सामने आई कि ये काम करते हैं दिल्ली एनसीआर रीजन में, जो है इनका ये है
कुछ मामले हमारे पास और भी सामने आए। जब हमने मोबाइल की फॉरेंसिक जांच कराई तो इसमें पता चला कि करोल बाग के ज्वेलर हैं, उनकी भी रैकी की है। ये भी फेमस ज्वेलर है करोल बाग के, उनकी भी इसी पीरियड में जो है रैकी की और उनको भी जो है थ्रेटनिंग मैसेजेस और कॉल्स आ रहे हैं। उसके अलावा जो है दिल्ली के हमारे एक नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, एक वेस्ट डिस्ट्रिक्ट का एरिया है, उनकी भी जो है हमारे पास इंफॉर्मेशन आई कि यहाँ की भी जो है रैकी कर रहे हैं और उनके लिए भी जो है टारगेट